हेलो, मैं हिमांशु गुप्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लीगल राइट्स पे। आज का हमारा टॉपिक है स्वीकृति एंड संस्वीकृति, मीन्स एडमिशन एंड कन्फेशन। जी, सेक्शन 17 टू 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई हुई है और संस्वीकृति की परिभाषा 24 से 30 तक दी गया हुआ है, जिसमें 31 जो है वो हमारा स्वीकृति पे आता है। हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाए हैं। एक हमारा होगा 17 टू 24 तक एंड एक हमारा 17 टू 23 तक, एक होगा हमारा 24 से 31 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वीकृतियाँ से। स्वीकृतियाँ की अगर हम बात करें तो स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। पहले हमारे दिमाग में जैसे ही स्वीकृति के बारे में बात आए तो हमको ये समझना चाहिए कि एक ऐसा कथन है जो मौखिक हो, दस्तावेजी हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए विवादक हो या कि सुसंगत हो। अब जो ऐसे व्यक्तियों के किसी के द्वारा किसी परिस्थितियों में किया गया हो, मतलब ऐसी कैसी परिस्थितियाँ, किस परिस्थितियों में किया जा सकता है, ये हमको सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 में बताया जाएगा कि किन परिस्थितियों में स्वीकृति की जा सकती है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे आपने स्वीकृति का वर्ड सुना होगा तो समझ में आएगा कि हाँ भाई, दो पक्षकार होंगे, विवाद होगा तो दो पक्षकारों के बीच में होगा, तो दो पक्षकारों में से दोनों पक्षकार स्वीकृति कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। अभी हमने स्वीकृति की परिभाषा समझी, अब हम बात करेंगे सेक्शन 18 में क्या दिया गया हुआ है। सेक्शन 18 कहता है स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। सेक्शन 18 कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा, मीन्स या तो कोई आपका एजेंट हो, आपके किसी मतलब या तो किसी एजेंट द्वारा, या तो आप ये समझिए कि कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव हो उसके द्वारा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो, कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो, वादी ने किया हो या प्रतिवादी ने किया हो, या ऐसे किसी पक्षकार के किसी ऐसे अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उस कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत हुआ मानता हो। मीन्स न्यायालय ये मानता हो कि हाँ भाई, जो आप स्वीकृति दे रहे हैं उसके आप लायक हैं, आपकी स्वीकृति ली जा सकती है, मतलब न्यायालय इस चीज़ को मानता हो। दूसरा, प्रतिनिधिक रूप में वादकर्ता द्वारा, वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो। मीन्स या तो वादी हो या तो प्रतिवादी हो। किए गए कथन जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता हो। इस आप स्वीकृति करने के लिए अधिकारित हो। दूसरा, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तुओं में कोई संपातिक या धन संबंधी हित हो। मीन्स या तो आपको पैसा मिलना हो या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी हो। मीन्स किसी भी उस मैटर में आप तभी स्वीकृति दे सकते हैं जब आप में कोई ना कोई एक मोरल उससे जुड़ा हुआ हो, अथवा उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया है जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो, यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ए रहता है, ए जो रहता है वो बी से कहता है कि देखो भाई, सी से मुझको कर्जा लेना है, तो मैं तुमको कहता हूँ कि तुम जाओ ऐसा करो
तुम्हारा अब काम है कि तुम सी से कर्जा लोगे। अब बी क्या करता है, बी सी से कर्जा ले लेता है, लेकिन कर्जा लेने के बाद जैसे ही कर्जा ले लेता है, लेकिन बी बाद में डिनाई कर देता है कि भाई मैंने कर्जा नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक विवाद क्रिएट होता है, ए बी पर वाद लाता है। तो जब ए बी पर वाद लाता है तो बी जो था पहले मीडिएटर था, अब वादी प्रतिवादी हो गया, भाई उसको मेन कर दिया गया। तो उस जगह पे ए और बी और सी तीनों ही इस जगह पे ये समझ सकते हैं कि तीनों से हम स्वीकृति ले सकते हैं, सिंपल सा। आगे इसका एक और हम एग्जांपल देंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 90, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। यही जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को हम आगे और अच्छी तरह विस्तार से समझाएंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये देखिए रेफरी के सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेफरी के सिद्धांतों पर डिपेंड करेगा। तो वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थित या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियाँ। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाले व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, मतलब मान लीजिए ए है, ए ने कहा बी से कि भाई तुम सी से कर्जा ले लिया करो। जो मैंने पहले एग्जांपल आपको बताया उस एग्जांपल को लेते हैं। तो बी ने कहा ठीक है भाई मैं कर्जा सी से ले लूँगा। अब बी ने कर्जा ले लिया, बी ने सी से कर्जा ले लिया कि हाँ भाई तुमने ये वाला कर्जा दो। लेकिन क्या किया कि बाद में बी ने कह दिया कि भाई ए को सी से कोई कर्जा लेना ही नहीं था और कोई कर्जा बनता ही नहीं है। तो ए ने क्या किया, बी पे वार लाया कि भैया यार तुम कर्जा दो जो तुमने सी से लिया। तो बी ने बोल दिया कि भाई कोई कर्जा बनता ही नहीं है। तो उस जगह पर इस बात जो सी का जो कमेंट आया, सी ने जो एक स्वीकृति दी, सी ने कहा कि हाँ भाई मैं ए का कर्जा लगता था और मुझे ए को देना था और मैंने बी को दिया। तो इस जो स्वीकृति सी ने की तो ये किसके विरुद्ध सुसंगत हो जाएगी, बी की स्वीकृति के विरुद्ध सुसंगत हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ए ने बी से कहा, बी ने सी से कर्जा लिया लेकिन बी ने ए को नहीं दिया और बाद में जब बाद ए ने बी के ऊपर किया कि भाई सी से तुमने कर्जा लिया मुझको दिया नहीं, तो उस जगह पे जो सी का कथन होगा, सी की स्वीकृति होगी, वो किसके विरुद्ध सुसंगत होगी, बी के विरुद्ध सुसंगत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्शन 19 यही बताता है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को वो साबित कर देगा, उसके पक्षकार होने के बावजूद वो विरुद्ध साबित कर देगा। सेक्शन 20 क्या बोलता है, सेक्शन 20 बोलता है कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है। तो यहाँ पर क्या बोलता है वो, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सेक्शन 20 को, कि मान लीजिए ए था, ए ने बोला कि भाई मुझको ये मकान बेचना है, ठीक है, और इस मकान को बेचना है। तो बी बोलता है हाँ ठीक है मैं खरीदने तैयार हूँ। अब जैसे बी मकान खरीदने तैयार, तो बी पूछता है भाई बताओ घर कैसा है क्या है। तो ए बोलता है सी से कि जाओ भाई सी, तुम जाके सी से पूछ लो, सी यहाँ रहता था और सी तुमको बता देगा घर कैसा है। तो उस जगह पर जो सी की स्वीकृतियाँ होंगी, जो सी बताएगा, उस जगह पर उसकी बातें ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे सी की बातें स्वीकृति होंगी।
तो वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। ठीक है, अब हम बात करेंगे 21 क्या बोलता है? स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। ठीक है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, ए अपने लिए स्वीकृति करते हैं तो वो खुद साबित नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मैंने ये कार्य किया, तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, तो मैं खुद कैसे साबित करूँगा? कोई दूसरा होगा जो साबित करेगा, मैं तो साबित कर नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैंने कूटकृत्य कार्य किया, मतलब मैंने ये गलत काम किया, ये तो सामने वाला साबित करे। मैं बोलता हूँ मैंने गलत काम नहीं किया, समझिए इस बात को, मैं बोलता हूँ मैंने गलत काम नहीं किया, तो सामने वाला साबित करेगा इसने गलत काम किया, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। मैं स्वीकृति नहीं दे सकता हूँ कि नहीं, मैं स्वीकृति देता हूँ भाई कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि जो मैंने स्वीकृति दी है वो सही है। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है? स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है। स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेंगी, किंतु यह करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि मैं मेरी स्वीकृति में स्वयं साबित कर सकता हूं। वो कैसी परिस्थितियां मोटा समझते हैं? वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि सेक्शन 32 एविडेंस सेक्शन 32 में आपको ऐसी परिस्थितियां दी गई हुई हैं कि मृत्युकालिक कथन मतलब मैं मर रहा हूं और मैं मरते समय कोई ऐसा कथन, ऐसी स्वीकृति दे जाता हूं तो उसको कोई साबित नहीं करेगा। मतलब उसको मान लिया जाएगा कि हाँ भाई जो भी स्वीकृति दी गई हुई है वो बिल्कुल सही है। सेक्शन 32 में दिया गया हुआ हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेक्शन इसी का क्या बोलता है? 21 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ऐसी स्वीकृतियां जो ऐसे समय में दी गई हुई हैं कि जब सामने लग रहा है कि नहीं बस सामने वाला मरने ही वाला है, जस्ट मरने ही वाला, कोई ऐसा कार्य या ऐसी उसके साथ घटना घट गई है या ऐसा कुछ उसको हानि आ चुकी है, उसकी शारीरिक या मानसिक हानि आ चुकी है जिसमें ऐसा लग रहा है कि बस मरने ही वाला है, तो उस जगह पर उसकी स्वीकृतियों को साबित करना वो हो जाएगा कि हाँ भाई वो स्वीकृति साबित है, स्वयं द्वारा साबित है। और तीसरा, कोई स्वीकृति उसे करने वाला व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत कैसे? का अपने द्वारा कलकत्ता में किए गए अपराध का अभियुक्त है। अपने द्वारा कलकत्ता में किए गए अपराध का अभियुक्त है। वह अपने द्वारा लिखित और उस दिन लाहौर में दिनांकित उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला प्रश्न पत्र पेश करता है। पत्र की तारीख का कथन ग्राह्य है, क्योंकि यदि का की मृत्यु हो गई होती तो वह धारा 32 खंड 2 के अधीन ग्राह्य होता। ठीक है, तभी हम जो हमारा सेक्शन 32 है उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हम मृत्युकालिक कथन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एविडेंस में, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है? दस्तावेजों की अंतवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत है। दस्तावेजों की अंतवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत है? देखिए सीधी सी बात है, अगर दस्तावेजी स्वीकृतियां रहेंगी तो मौखिक स्वीकृतियों की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होने लगेंगी? तब सुसंगत होने लगेंगी कि जब ऐसे दस्तावेज जिनका नकली होना असली होने से ज़्यादा संभाव्य हो। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। किसी दस्तावेज की अंतवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित ना कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अंतवस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह स्तमन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक कि पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत ना हो। मतलब जैसे कोई भी दस्तावेज है और उस दस्तावेज को जब
कोई व्यक्ति देता है और अगर ऐसा लगता है कि दस्तावेज डुप्लीकेट भी हो सकता है तो उस जगह पर मौखिक स्वीकृति देना आवश्यक हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, सेक्शन 22 को हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सेप्शंस भी हैं, 2 वाद अपवाद भी हैं जो आपकी बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे। ये 2 स्थलों को छोड़कर किसी लिखित दस्तावेज की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृति अग्राह्य है। ये 2 मामले निम्नलिखित हैं। यदि वह पक्षकार दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य मीन सेकेंडरी एविडेंस धारा 65 और 66 के अंतर्गत देने का हकदार हो, तो धारा 65 और 66 के देने का हकदार हो। दूसरा, यदि न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो तो पक्षकार की स्वीकृति की यह असली है या नहीं ग्राह्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सामान्य नियम का वाद है कि उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृति केवल उन मामलों में ग्राह्य है जहाँ पर मूल दस्तावेज खो गया हो। भाई मौखिक स्वीकृति कब ली जाएगी? भाई जब दस्तावेज ही गायब हो गया तो मुझसे बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ। वह विरोधी पक्ष के पास हो, सामने वाली पार्टी के पास है तो मैं मौखिक बता रहा हूँ, भाई मेरे पास नहीं है इसके पास है, उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। जहाँ दस्तावेज की असली होने का विवादग्रस्त हो, यहाँ पे डुप्लीकेट हो, उस जगह पे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये डुप्लीकेट है और ऐसी ऐसी यहाँ पर बात है। अब यहीं पे सब सेक्शन 22A दिया गया हुआ है। 22A बोलता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब सुसंगत नहीं होती जब पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत हो। तो जब वहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये डुप्लीकेट है तो उसकी मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत हो ही नहीं सकती, और अगर वो ओरिजिनल है तो मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होंगी। अब बात करेंगे सेक्शन 23। सेक्शन 23 बोलता है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। ठीक है, तो सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिकर्ता शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसी आप कोई स्वीकृति नहीं कर सकते जिसमें आप ये बोल दें कि मैं इसका साक्ष्य नहीं दे सकता, और यहाँ ऐसा भी नहीं हो सकता कि पक्षकार बोल दें हाँ ठीक है भाई आप साक्ष्य आप मत दो साक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी स्वीकृति आप न्यायालय इसकी स्वीकृति को ग्राह्य कर ले। तो यहाँ सिविल मामलों में स्वीकृति कब सुसंगत होती है, इसके अलावा जहाँ जहाँ पर होगा सब जगह स्वीकृति, जैसे ही आप साक्ष्य दे दोगे भाई कोई भी स्वीकृति कर रहे हो तो उसका साक्ष्य देना पड़ेगा, और अगर आप उसका साक्ष्य दे रहे हो तो उस जगह पर क्या होगा कि उस मामले में उसकी स्वीकृति सुसंगत हो जाएगी। मैं ये बोलता हूँ कि हाँ ये मेरा प्लाट है, ये मेरी स्वीकृतियाँ हैं, ये मेरी स्वीकृति है, हाँ ये मेरा प्लाट है, लेकिन उस प्लाट के दस्तावेज जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक साक्ष्य नहीं दूंगा तब तक उस स्वीकृति को क्या नहीं किया जाएगा, सुसंगत नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 17 to 73 तक हमने पूरा कवर किया है। जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी 24 to 31। 31 जो है वो स्वीकृति के पोर्शन में आता है, बट हम सेकेंड वीडियो में ही कवर करेंगे, बहुत छोटा सा है, हम उसको सेकेंड वीडियो में ही कवर करेंगे। और जो 24 है वो संस्वीकृति, ये ध्यान रखिएगा, जो स्वीकृति और संस्वीकृति में दोनों में डिफरेंस बहुत सिमिलर है। हम डिफरेंस भी स्टार्टिंग में बताएंगे कि स्वीकृति और संस्वीकृति के मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।